बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान और खिते की उन अहम सियासी, मौशी और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर जो इस वक्त मुल्क की सियासत और अवामी ज़िंदगी पर बराह रास्त असरअंदाज हो रही है। सबसे पहले हम रुख करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात का, जहाँ 27 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात से कबल पहले मरहले में हज़ारों सरकारी मुलाजमीन आज अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबात मुलतवी होने की तमाम अफवाहों को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि पोलिंग अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होगी। दूसरी जानिब इंतखाबी मुहिम अपने अरूज पर है। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें एक दूसरे पर सख्त तनकीद कर रही हैं। एहसन इकबाल, बिलावल भुट्टो जरदारी, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमाओं के बयानात ने सियासी माहौल को मजीद गर्म कर दिया है। इसी दौरान नौरीन न्याजी के मुतनासिब बयान पर सियासी और कानूनी बहस भी जारी है। NCCIA की जानिब से नोटिस, उसका तहरीरी जवाब और फिर मुख्तलिफ हुकूमती रहनुमाओं के सख्त रद्द-ए-अमल ने इस मामले को कौमी सतह पर एक अहम मौजू बना दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI इमरान खान की जेल मुलाकातों से मुतालिक केस भी ज़ेर समाअत है, जहां अदालत ने जेल इंतजामिया से मुकम्मल रिकॉर्ड और जामी रिपोर्ट तलब कर ली है। JUI FA के सरबराह मौलाना फजल रहमान के हालिया बयानात, हुकूमत का मौक़िफ़ और उनके खिलाफ FIR से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों ने भी सियासी मंजरनामे में नई बहस छेड़ दी है। मौशी दवाओं और महाज पर भी अहम पेशरफ्त सामने आई है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बायस पाकिस्तान का ऑयल इंपोर्ट बिल तवक्कुआत से बढ़ गया है, जबकि हुकूमत ने किफायत जारी के इकदाम जारी रखने, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रोजाना तयन करने और फिर तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज करने के भी फैसले किए हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर बात करें, ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी पर जौहरी तनसीबात से मुतल्लिक दावे, फिर आबनाए हुर्मस की सूरत हाल और दोनों मालिक के सख्त बयानात ने खिते की सलामती और आलमी मईशत के हवाले से नए सवालात को भी खड़ा कर दिया है। इन्हीं तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब ज्वाइन करने के लिए। सर, आप लोग तो बहुत कोशिशें कर रहे थे हालात बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन सर PTI के लिए लग नहीं रहा कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, बल्कि मजीद टफ होते नजर आ रहे हैं। 26 नवंबर के केसेस की अगर मैं बात करूं तो उनकी भी एक जानिब बात की जा रही है, दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला भी आने वाला है। सर, अभी तक जितनी भी आपने कोशिशें की हैं हालात की बेहतरी के लिए, सर कुछ अचीव हुआ आपको? नहीं, अभी तक तो कोई अचीव नहीं हुआ, सवाए इसके कि जब हमने डायलॉग की बात कही थी तो उस वक्त डायलॉग के बारे में लोग जो हैं वो बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। आज मेरा ये ख्याल है कि PTI में कम से कम बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है वो हमारा जो मौक़िफ़ था कि डायलॉग से बात आगे बढ़ सकती है, चीज़ों में बेहतरी लाने का तरीका जो है वो डायलॉग है, उसके ऊपर जो है वो मुत्तफ़िक़ है और एक कंसेंसस है कि डायलॉग होना चाहिए। जहाँ तक बात है कि हुकूमत की तरफ से क्या कामयाबी मिली है, वो कामयाबी नहीं मिल सकी और सच्ची बात ये है कि जो फासले हैं, डिस्ट्रस्ट है PTI के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, वो अब ज़्यादा है और अनफॉर्चुनेटली हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद वो डिस्ट्रस्ट जो है वो कायम है और वो कम नहीं हो रहा। और आपकी बात सही है कि जो कामयाबी हासिल होनी चाहिए थी वो हासिल नहीं हुई। अच्छा फवाद साहब, एक बात मुझे याद आ रही है कि फिरदौस शमीम नकवी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, उनके साथ महमूद मौलवी साहब मौजूद थे। उनसे मैंने भी ये सवाल किया कि अगर NDC के रहनुमा कोई हालात को बेहतरी के लिए कोशिशें कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एटलीस्ट कोई तो सामने आ रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि ये कौन लोग हैं, हम तो इनको नहीं मानते, क्योंकि मुश्किल वक्त में तो इन्होंने साथ छोड़ दिया, अब ये लोग क्या ही अचीव कर लेंगे। तो बात ये है ना कि जो फिरदौस शमीम नकवी साहब हैं या जो बाकी दोस्त हैं, अब उन्होंने 2 साल में क्या अचीव कर लिया? पहली बात तो ये है कि जो लोग महमूद मौलवी साहब हों, इमरान इस्माइल हों, हम हों, हमने कम से कम जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके लिए बात की है। हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो कोट लखपत के हों, चाहे गुजरांवाला के हों, चाहे बाकी हमारे लाहौर के, पिंडी के पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं, उनकी रिहाई के लिए अगर कोई बात कर रहा है तो वो सिर्फ हम कर रहे हैं। जो PTI की मौजूदा लीडरशिप है वो तो उल्टा खौफज़दा है कि ये लोग बाहर ना आए और उनकी तो हर मुमकिन कोशिश ये रही है, नज़र आता है कि जो लोग जेलों में चले गए हैं उनका इंश्योर किया जाए कि वो जेलों में ही रहें, जिसकी वजह से भी पार्टी इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, बुशरा बीबी की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, बाकी लीडरशिप की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। तो ये तो एक देखिए मामला है कि जो मौजूदा लीडरशिप में बहुत लोग हैं जो इस बात से खौफज़दा हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लीडरशिप बाहर आ जाए।
अच्छा, फवाद साहब, ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की आप बात कर रहे हैं, आप लोगों की मुलाकात भी हुई कोट लखपत में जो कैद हसीरान है, और उन्होंने आपसे शिकवा भी किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिलने नहीं आते। इसका मैंने सवाल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, तो उन्होंने ये कहा कि हम मिलना चाहते हैं, हमें मिलने नहीं दिया जाता। तो सर, फिर आप लोगों को कैसे इजाजत मिल जाती है? नहीं, जहां तक वकीलों का ताल्लुक है, वो कितनी बार आपने देखा उनको कि वो तारीख पे उनके गए हैं? कितनी बार आपने देखा कि वो लोग जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी उनके लिए अदालत में गए हैं? देखिए, बात यह है, इमरान खान से मुलाकात पे डेफिनेटली एक मसला है, लेकिन अगर ये वकला रहनुमा चाहेंगे तो ये शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद, उनकी तारीखों पे जाना चाहें, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप मुझे एक वाकया बता दें कि ये गए हों और इन्हें रोका गया। अच्छा फवाद साहब, बैरिस्टर गौहर साहब की अगर हम बात करें, वो भी मफामत की बात कर रहे हैं, फिर आप लोगों की मुलाकात भी, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जो है फील्ड मार्शल की बड़ी तारीफ की, और उन्होंने भी ये कहा कि मफामत का रास्ता जो है वो चुनना चाहिए। सर, लेकिन फिर नौरीन खान न्याजी साहिबा का बयान सामने आता है, और सारी मेहनत, अगर मैं आपकी मेहनत की बात करूँ या पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो लोग मफामत चाहते हैं उनकी मेहनत की अगर मैं बात करूँ, तो सर इस तरह के स्टेटमेंट्स के बाद तो वो सब ही ज़ाया हो जाती है। नहीं, सही बात कर रही हैं आप। नौरीन बीवी हों, दूसरे लोग हों, एक तो ये सियासतदान भी नहीं है, और इनके जो बयानात हैं वो एक घरेलू खातून की जो एक गुस्सा है उसके पस मंजर में लेने चाहिए। ये कुछ सोची समझी बात तो वो उन्होंने नहीं की है। मेरा ये ख्याल है कि उनको ज़्यादा बेहतर ये होगा कि वो सियासी मामलात के ऊपर, बड़े इश्यूज़ के ऊपर, इसीलिए आपने देखा इमरान खान की हुकूमत में उनकी फैमिली के लोग जो थे वो बिल्कुल शरीक नहीं थे हुकूमत में, क्योंकि इमरान खान का ये था कि इन लोगों को जो है वो मुल्क के इश्यूज़ के ऊपर वो दस्तरस नहीं है। लिहाजा अब भी मेरा ये ख्याल है कि इन्हें इमरान खान ही की पॉलिसी को अपनाना चाहिए, और जो ऐसे मामलात हैं उनके ऊपर अपने कमेंट्स जो हैं वो ना दें। यही पार्टी के लिए भी बेहतर है, इमरान खान के लिए भी बेहतर है। और इस पर मुतअद्दिद बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी एतराज़ कर चुके हैं कि अलीमा खान का कोई भी इख्तिलाफ होता है तो वो मीडिया पर आकर बता देती हैं, और जैसा से आपने भी कहा कि फिर फैसला कर लें कि उन्होंने सियासत में आना है या नहीं आना। तो सर, इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आती हैं, और पीटीआई के लोग भी इस पर एतराज़ उठाते हैं। तो सर, आप नहीं समझते कि अलीमा खान साहिबा को फिर डिसाइड वाकई कर लेना चाहिए कि आप वो सियासत में आ जाएं, या फिर पार्टी को फुली वो फैसला लेने दें? ये पार्टी की तो अब हैसियत नहीं ना। अलीमा खान ने जो फैसले किए, जिस तरीके से उन्होंने सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल बनवाया, उसके बाद उन्होंने जो पंजाब में बाकी जगहों पे जो इंटरफेरेंस की, जाहिर है कि वो उसका नुकसान हुआ है पार्टी को। अब इस वक्त तो फ्रैंकली इशू ये है कि पार्टी में कोई है ही नहीं है उनके अलावा जिसकी कोई आवाज़ थोड़ी बहुत सुनी जाए। हलीमा खान का कम से कम ये एडवांटेज है कि इमरान खान की बहन होने की हैसियत से लोग उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं, और वर्कर जो है पार्टी का वो उनके साथ खड़ा है। अच्छा फवाद साहब, एक न्यूज़ भी थी कि आपने बहनों को पैगाम दिए कि आपने अलाउ करवा दिया और वो खान साहब से जाकर मिले। सर, इस खबर की तस्दीक कीजिएगा, ये दुरुस्त खबर थी? और अगर ऐसा है तो आपको जवाब क्या मिला फिर उनकी जानिब से? देखिए, हमने महमूद मौलवी साहब ने ये बात कही थी कि अगर आप चाहें तो हम कोशिश करते हैं मुलाकात की, और ये पैगाम जो है वो बिल्कुल उनको दिया था कि महमूद मौलवी साहब को अगर आप इजाज़त दे दें तो वो ये बात करें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है, उन्होंने ऐसी शराइत लगाई कि जो ज़ाहिर है कि मुमकिन नहीं थी, और इसलिए फिर वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। हालांकि मेरा तो ख्याल यही था कि अगर कुछ दोस्त ये एफर्ट करते हैं और आपकी मुलाकात होती है, आपको ज़रूर कर लेनी चाहिए ताकि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ आगे बढ़े। अच्छा फवाद साहब, एजाजुल हक साहब का एक इंटरव्यू मेरे सामने आया, वो भी ये बात कर रहे थे कि खान साहब से अभी भी जो है पसे पर्दा कोई बातचीत चल रही है। एक तो ये क्लैरिफाई कीजिएगा क्योंकि आप बड़े बाखबर रहते हैं। और सर, उन्होंने ये भी कहा कि माजी में जितने भी लोग जेलों में थे वो जब बाहर आए हैं तो डील करके ही आए हैं, खान साहब भी आएंगे तो उनको डील ही करके आनी पड़ेगी। आप समझते हैं कि खान साहब डील करेंगे? क्योंकि पीटीआई का तो ओवरऑल बयानिया ये है कि खान साहब डील नहीं करेंगे। नहीं, डील पे इमरान खान नहीं करेंगे, लेकिन देखिए, एंगेजमेंट एक और चीज़ है, डील एक और चीज़ है। जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि इमरान खान हो या सारे सियासी लीडर हों, इन्हें आपस में एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अब एजाजुल हक साहब कहते हैं कि बातचीत हो रही है, एजाजुल हक साहब बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, लेकिन अब मेरा और आपका जो बुनियादी कंसर्न ये होना होगा कि हमें कोई एविडेंस तो नज़र आए ना। अभी आपने अपने बयानिए में जो सिनेरियो खींचा है कि जो मुकदमात चल रहे हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, उससे आप देखिए कि मामला तो और ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। सो अगर बातचीत हो रही है तो फिर उसका कोई असर तो नज़र नहीं आ रहा।
लिहाजा अभी तक ये कहना मुश्किल है कि कोई बात पॉजिटिवली जो है वो हो रही है, और मेरी तो ख्वाहिश है कि होनी चाहिए। एंगेजमेंट इज ओनली वे फॉरवर्ड। अच्छा, एंगेजमेंट की जो आपने बात की फवाद साहब, पीटीआई में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे डायरेक्टली तौर पर बातचीत करते हैं इस मामले पर, या फिर सबका वही मौकिफ है कि आप लोगों से बात नहीं करनी? पीटीआई में तो 90% लोग जो है उनसे मेरा राब्ता रहता है। मेरा राब्ता रहता है, इमरान का राब्ता रहता है, सब बात भी होती रहती है। ये सब लोग जो हैं वो इंडिविजुअली उनसे मुलाकातें रहती हैं, कलेक्टिवली मुलाकातें नहीं हुई, क्योंकि वो इस उन्हें पता नहीं है कि रिएक्शन क्या हो क्या नहीं हो। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको कहा कि 90% पार्टी अब इस मौकफ के ऊपर हमारे साथ खड़ी है कि बातचीत ही आगे जाने का रास्ता है और उसी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और सर, आपने ये भी कहा कि मुल्क में जो है वो सियासी बहरान भी है और इसका वाहिद हल जो है वो कौमी हुकूमत है। सर, मुज़ाकरात की भी बात हमने सुनी, ना मुज़ाकरात का माहौल दिख रहा है, ना कौमी हुकूमत की तरफ बातें जाती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, बात यह है कि ये सारे मामलात अचानक आपको ठीक होते नजर भी आ सकते हैं। हम्म। ये बात ठीक है आपकी, कभी कामयाबी नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी एफर्ट्स खत्म कर दें। हमारी एफर्ट जारी रहेंगी। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, कश्मीर हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, इन सारे जगहों के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में हमें ज़रूरी है कि जो चीज़ें हैं उनको हम टेम्परेचर नीचे लाएं। इसीलिए मैंने ये कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर, नूरीन बीवी के ऊपर पर्चों के बजाय बेहतर है कि पॉलिटिकल जो प्रेशर है वो बेहतर है, बजाय इसके कि आप उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर डालें। हम्म। अगर हमने पाकिस्तान में पारा हाई करना है हर चीज़ के ऊपर, वो फिर आपकी मर्जी है। अदरवाइज तो देखिए, पाकिस्तान में पानी डालना बेहतर है जलती आग के ऊपर बनिस्बत इसके कि आप तेल डालें। अच्छा फवाद साहब, मैं वैसे आपसे दो शख्सियात की नाराजगी पर बात करनी थी, लेकिन आपने मौलाना साहब का जिक्र किया, पहले मैं उन पर ही आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। सर, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तल्ख जुमलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सर इसकी वजह क्या है? ये मौलाना साहब इतने नाराज क्यों हो गए अचानक? ये इसका ताल्लुक बुनियादी तौर के ऊपर जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक बहुत कॉम्प्लेक्स लड़ाई है उससे है। हम्म। और मौलाना समझते हैं, इससे पहले आपने महमूद अचकज़ई का बयान सुना, फिर आपने मोहसिन दावड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। वहाँ पे कबाइल आपस में बसरे पेकार हैं। वो सेक्रेटेरियन बुनियादों पे भी बरसरे पेकार हैं, वो अपने कबाइलियत के ऊपर भी बरसरे पेकार हैं। अब उसमें जो दोनों साइडें हैं वो चाहती ये हैं कि एस्टेब्लिशमेंट या फौज जो है वो उनके साथ मिलके और मुखालफों का गला गमा करे। वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है। वो उसके लिए ज़ाहिर है कि कोई तैयार नहीं होगा। हम्म। लिहाजा उनका जो बेसिक गुस्सा है वो अपने वो मुकामी जंगी हालात के पेश नज़र जो है इस तरह के बयानात जो हैं वो उनकी तरफ से तो हैं। फवाद साहब, मौलाना साहब तो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। 26वें आनी तरमीम में उन्होंने वोट दिया, सिस्टम को मजीद स्ट्रॉन्ग किया, फिर मखसूस नशस्तें उनको मिली, तब बातें उन्हें ये क्यों नहीं याद आई? क्योंकि देखिए ना, उन्होंने उस उम्मीद के ऊपर इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। फिर उन्होंने इस कुछ उम्मीदों के ऊपर 26वीं तरमीम में साथ दिया था, वो उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। तो ये गुस्सा तो उसी वजह से है ना कि जो उनसे वादे वईद होंगे या जो उनकी उम्मीदें थी कम अज कम वो पूरी नहीं हुई। अच्छा फवाद साहब, जो दूसरी शख्सियत जिसकी नाराजगी का मैं आपसे जिक्र करी थी, वो नवाज शरीफ साहब के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो भी कुछ नाराज हैं। आप बड़े बाखबर रहते हैं, आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है? अगर वो नाराज होंगे भी तो क्या वो करेंगे? मरियम नवाज की क्या वो जो तख्त है उसको कुर्बानी दे देंगे? जाहिर है कि वो ऐसा नहीं करेंगे। लिहाजा अगर वो किसी एक इशू पे नाराज हों भी तो फर्क नहीं पड़ता, वो इस हुकूमत का, इस सिस्टम का हिस्सा है और वो रहेंगे। हम्म। लेकिन सर, उनकी बेटी वज़ीर आला हैं, भाई उनका वज़ीर आज़म है, तो ये नाराजगी की अगर खबरें दुरुस्त हैं फॉर इंस्टेंस, तो फिर समझ नहीं आ रही कि वो किससे नाराज हैं। ये तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसे एक बात फैलाने वाली बात है। अदरवाइज नवाज शरीफ साहब किस बात पे नाराज होंगे? सारा सिस्टम तो जो है वो उनकी अप्रूवल से चल रहा है। शहबाज शरीफ उनको लेके जाते हैं बाहर और उनको आगे रखते हैं। वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल को वो त्याग देते हैं, पीछे रहते हैं। अब इससे ज़्यादा क्या उनको और होगा? बाकी ज़ाहिर है उनकी पॉलिटिक्स के अंदर क्या और कोई बहुत बड़ी कोई उनकी आइडियोलॉजी या वो चीज़ें तो उनका मसला है नहीं। तो उन्होंने क्यों नाराज होना है? मेरा ये ख्याल है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खुश करने के लिए जो है ये बातें हैं, इससे ज़्यादा इनकी कोई अहमियत। अच्छा फवाद साहब, एक बयानिया ये भी है कि खान साहब जब सेम पेज की बात करते थे तो बड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे उस टाइम पे खान साहब भी, कि सेम पेज में कोई दरार नहीं आ सकती है। सर, मौजूदा जो सेटअप है, गवर्नमेंट है, वो भी बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, आवाम के बारे में कोई फिक्र नहीं है, उनको ये कॉन्फिडेंस है कि हमारे सेम पेज में कोई दरार नहीं आ सकती। आप समझते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट की गलती है और खान साहब की भी उस टाइम पर यह गलती थी? ये जो
खान साहब की जो वजूहात थी वो मुख्तलिफ थी। इस हुकूमत की भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं है ना कुछ हुकूमत का। इस हुकूमत को भी लग यही रहा है कि जितने दिन हमारे लगते हैं उतने दिन हम लगा लें, और इसी के ऊपर ही ये हुकूमत चल रही है। तो बहुत बड़ी आइडियोलॉजी तो इनकी है नहीं, सेम पेज या अन पेज उससे क्या फर्क पड़ता है। एक तो ना कि कोई लोग पॉलिटिक्स करते हैं किसी आइडियोलॉजी के लिए करते हैं। इस हुकूमत ने तो हुकूमत कर रहे हैं अपने बिजनेसेस के लिए जो अच्छे चल रहे हैं, सो व्हाई वुड दे अपोज एंड। सर लेकिन फिर मुतबादल की जहाँ पर बात होती है फिर वहां पर ये कहा जाता है कि शहबाज शरीफ साहब के अलावा तो कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। मुतबादल तो बन जाते हैं, मुतबादल क्या, शहबाज शरीफ में और मोइन कुरैशी में क्या फर्क है। हम्म मोइन कुरैशी कितने बाख्तियार थे उतने शहबाज शरीफ बाख्तियार। अच्छा फवाद साहब, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मौजूदा जो इत्तेहाद है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का, जीबी की कैंपेन में हमने देखा कि एक दूसरे पर बड़ी लफ्जी गोलाबारी इन्होंने की। अब एजेके में बिलावल साहब और नून लीग जो है आमने सामने आ गए हैं। क्या समझा जाए, ये सियासी बयानबाजी है इनकी? देखिए देखिए ना, ये आपका काम है, मीडिया का काम है कि इनसे पूछें कि आप इलेक्शन करा क्यों रहे हैं वहां पे। जब आप पहले ही तीनों पार्टियां जो इलेक्शन लड़ रही हैं आपस में अलाए हैं और एक दूसरे की मदद के साथ हुकूमत में है, तो इसी बुनियाद पे सीटें आपस में बांट लें। जब अपोजिशन है ही नहीं वहां पे, इलेक्शन का फायदा क्या। और जो जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं वो आपके सामने है, तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि आखिर वहां पे इलेक्शन पे इंसिस्ट क्यों किया गया। इसका फायदा क्या होगा सिवाय इसके कि आप गली मोहल्ले तक जो है वो अपने आप को एक अपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं, मुखालफ क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे तो कोई समझ नहीं आती कि इस इलेक्शन का क्या फायदा है और ये क्यों हो रहे हैं। चलें, आपका तो ये मौक़िफ़ है सर, लेकिन जो पीटीआई ने फैसला किया इन इलेक्शंस का बॉयकॉट करने का, वो फैसला आप समझते हैं दुरुस्त था? क्योंकि पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उनको पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही है, तो इस तरह के फैसले के बाद तो फिर बिल्कुल ही आप स्पेस खुद ही नहीं ले रहे हैं, मैदान में तो एटलीस्ट होना चाहिए था। नहीं, लेकिन देखिए ना, आपका जो सवाल है वो हकीकत से बहुत ही दूर है। क्या पीटीआई को इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा था? आंसर इज नो। क्या पीटीआई वहाँ रजिस्टर्ड पार्टी है? आंसर इज नो। क्या उनके पास इंतखाबी निशान था? आंसर इज नो। फिर वो लोग, चार लोग जो बेचारे इमरान खान के नाम के ऊपर आजाद खड़े हो गए, उनको भी आप उठा उठा के जेलों में डाल रहे हैं, तो इसको इलेक्शन तो नहीं कहते। सर लेकिन वो तो जनरल इलेक्शंस में भी तो नहीं था पार्टी का निशान। गिलगित में भी यही था, लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट कंटेस्ट तो किया। दोनों इलेक्शंस का क्या फायदा हुआ? अच्छा, तो मतलब फिर आइंदा आने वाले हर इलेक्शंस का पीटीआई बायकॉट करेगी आपके मुताबिक? जब मुल्क में इलेक्शन हो नहीं रहे, ठीक है, मसला ये नहीं है पीटीआई का बायकॉट, प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है मुल्क में इलेक्शन नहीं हो रहे। जब इलेक्शन होंगे, सियासत सियासत तो बहाल हो ना, फिर इलेक्शन होंगे। सियासत के बगैर कैसे इलेक्शन हो सकते। तो फवाद साहब, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर भी बड़े क्वेश्चंस उठाए जाते हैं ना कि पीटीआई खुद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करा रही, इसलिए उनका फिर निशान का मसला भी है, तो इस मामले में पार्टी भी फोकस नहीं कर रही। वहाँ पे वकील सारे बैठे हुए हैं, उनका काम है जो भी वो कह रहे हैं कर ले। लेकिन जाहिर है कि ये मसला नहीं है। मसला ज्यादा ये है कि पीटीआई अपने लिए स्पेस क्रिएट नहीं कर पा रही एस्टैब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ, उस तरफ तवज्जो दें। बाकी ये चीजें तो ऐसे ही। सर मैं लास्टली आपसे, आपने वकला का जिक्र किया, मैं एक और पॉइंट आपसे पूछना चाहूंगी कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शिकवा करी थी कि उनके केसेस नहीं लग रहे। अब जब लग रहे हैं केसेस, अदालत खुद कह रही है कि दलाइल देने आए, तो वो वकला दलाइल नहीं दे रहे। किस चीज का डर है अब? अब इसकी तरमीम के बाद अदालतों का जो इस वक्त जो हाल है, जाहिर है कि उसके नजदीक इम्पोर्टेंट रहा नहीं है इलेक्शन ये करना। ये वकला की गलत स्ट्रेटजी थी कि आप बार बार कहें कि केसेस लगाएं, और अब उनको रियलाइज हुआ है कि गलत स्ट्रेटजी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करेंगे, मुल्क में एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ मौशी सूरत हाल से मुतालिक बात करेंगे, और इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, माहिर माशियात हैं। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ये IMF का अंदाज़ा था कि हमारा तेल का खर्चा कम होगा, लेकिन खर्चा 1.5 अरब से भी ज़्यादा बढ़ गया है सर। एक तरफ आवाम पहले ही तारीख का सबसे महंगा पेट्रोल ख़रीद रही है, और दूसरी तरफ ये इतना बड़ा खर्चा। आप क्या समझते हैं हमारी मईशत पर ये बोझ कैसे बर्दाश्त होगा?
जी, अगर हम एक तफरीक कर लें पेट्रोल और डीजल के दरमियान, क्योंकि पेट्रोल जो है वो चलाता है, गाड़ियाँ चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, लेकिन डीजल जो है वो पूरी की पूरी मईशत को चलाता है। हम्म। अब सोचिए कि डीजल इस्तेमाल होता है, ट्रक में इस्तेमाल होता है, बस में इस्तेमाल होता है, ट्रैक्टर में इस्तेमाल होता है, जनरेटर में इस्तेमाल होता है, ट्यूबवेल में इस्तेमाल होता है। और हमारे यहाँ हुआ ये कि अभी जो मोस्ट रिसेंट जो इजाफा हुआ कीमत में, उसमें पेट्रोल तो 5 रुपए 50 पैसे बढ़ाया गया, लेकिन डीजल की कीमत में कोई 31 रुपए फी लीटर जो है वो इजाफा आया। तो जब डीजल की कीमत बढ़ती है, तो आप सोचिए कि वो सिर्फ पेट्रोल पंप तक रुक के रह नहीं रह जाती, वो फिर हमारे किचन में आ जाती है। उसके नतीजे में गंदम की कीमत बढ़ जाती है, सब्जियों की कीमत बढ़ जाती है, गोश्त, दालें, घी, दूध, आटा, सब चीजें जो है वो महंगी हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि फोकस जो है हुकूमत का वो डीजल के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसका पूरी मईशत के ऊपर जो है वो फिर असर होता है। अब अच्छा इस वक्त जी फरमाइए। जी, फारूक साहब, हुकूमत ने दूसरी तरफ ये जो फैसला किया है कि अब पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है उसका रोजाना की बुनियाद पर तयन किया जाएगा और इसके लिए पीएम की इजाजत भी नहीं चाहिए होगी, तो आप समझते हैं कि ये गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से जान छुड़ा रही है, आवाम को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ा जा रहा है, या इससे फिर महंगाई पर भी असर आएगा? सर, जाहिर सी बात है, अगर ओगरा जो है वो सारी चीजें डिसाइड करेगा तो फिर इससे महंगाई या इन्फ्लेशन भी तो फ्लक्चुएट होगी डेली बेसिस पर। जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि रोजाना की बेसिस के ऊपर अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत का तयन किया जाएगा, तो फिर टैक्सी वाला क्या करेगा? क्या वो रोजाना एक नया किराया जो है वो बताया करेगा? बच्चों की स्कूल की वैन आती है जिसको महीने भर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, क्या वो रोजाना डिस्कशन होगी? हमारे फैमिली बजट जो है वो आप देख लीजिए कि महीने के महीने बनते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या फैमिली का बजट जो है वो रोजाना की बुनियाद पे बनाना पड़ेगा। फिर कुछ इंतजामी हवाले से आप सोचिए कि हमारा लगभग 85% तेल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से। अब वो तेल पहुंचता है कराची पोर्ट में, वहां से वो रिफाइनरीज के पास जाता है, फिर वहां से वो निकलता है गिलगित बल्तिस्तान जाना है, खैबर पख्तूनख्वा जाना है, कोयटा जाना है। और वो जिस दिन तेल निकलेगा उस दिन क्या कीमत होगी, जिस दिन वो तेल सफर में होगा उस दिन कुछ और कीमत होगी, जिस दिन वो तेल अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा उस दिन उसकी क्या कीमत होगी। तो इसका नतीजा ये होगा कि एक कारोबारी जो फजा है उसमें बहुत एक गैर यकीनी की फजा फैल जाएगी। और वो कहा जाता है कि जो कारोबार का सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो गैर यकीनी की फजा होती है। तो हम्म। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि हुकूमत क्या पाकिस्तान के अंदर एक गैर यकीनी की फजा फैलाना चाहती है। ना तो प्रैक्टिकली मुझे नजर आ रहा है कि इसके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा, इंतजामी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत मुश्किल होगा, और इसका फिर एंड रिजल्ट फायदा किसको पहुंचेगा या कहाँ पहुंचेगा। अच्छा, फारूक साहब, गवर्नमेंट का ये भी मौक़िफ़ सामने आया है कि इस फैसले से ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचा जा सकेगा, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जो पॉइंट्स आप उठा रहे हैं, चेयरमैन ओनर्स पम्प्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी ये इश्यूज़ उठाए कि इस तरह तो बिजनेस नहीं चल सकता है कि अगर हम आज कोई स्टॉक खरीदते हैं, रात को वो सस्ता हो जाता है तो फिर हमें भी नुकसान होगा। वो इस फैसले को मुस्तरद कर रहे हैं। आप समझते हैं कि उनका ये जायज़ मुतालबा है? मैं समझ नहीं पाता हूँ कि प्रॉब्लम जो है वो फॉर्मूले के साथ जो कीमत का तयन करने के लिए हुकूमत क्लेम करती है कि उसने एक फार्मूला बना रखा है। फ्लैट्स की कहानी सुनाई जाती है कि सिंगापुर का फार्मूला है, और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो कीमतें हैं उनका तयन किया जाता है। असल मसला फार्मूले के साथ है, और यहाँ पे इलाज उसका कहीं और ढूंढा जा रहा है। पहले वो उस फॉर्मूले के नतीजे में आप समझिए कि हर 2 हफ्ते के बाद एक झटका मिलता था। फिर हुकूमत ने फैसला किया कि हर हफ्ते के बाद झटका देना है। तो अब तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे झटका देने का शायद फैसला कर लिया गया है। हम्म। तो प्रॉब्लम जो है वो फॉर्मूले के साथ है, वो फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं है कि कितनी दफा तेल की कीमत की नोटिफिकेशन होनी है। तो यहाँ पे हल करना चाहिए था उस फॉर्मूले को, बजाय इसके कि रद्दोबदल की जाए कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो। तो डॉक्टर साहब, काबीना ने जो मंजूरी दी थी दूसरे फार्मूले की, जो पेट्रोल प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड्स की, आप समझते हैं कि वो बेहतर फार्मूला था इससे?
देखिए, जितना लंबा अरसा हो एक नोटिफिकेशन के दरमियान, वो एक आप सोचिए कि जिसको हम कहते हैं प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, वो एक पेशीन गोई की एक वो ताकत दे देता है बिजनेस के अंदर। वो टैक्सी वाला हो, स्कूल वैन हो, फैमिली का बजट हो, वो अगले महीने के लिए, 2 महीने के लिए अपना बजट जो है वो उसके ऊपर वो बना सकता है, स्ट्रक्चर कर सकता है। तो होना तो ये चाहिए था कि जब वो पहले हम 2 हफ्ते के बाद इसकी तयन कर रहे थे, ये 1 महीने पे चला जाना चाहिए था। हम्म। आप अंदाज़ा कीजिए कि भारत के अंदर लास्ट टाइम जो कीमतों का तयन किया गया था वो 2022 में किया गया। फिर वो 2026 मई में तकरीबन 3-4 साल कीमतों में वहाँ पे कोई रद्द-बदल नहीं की गई। तो वो बिज़नेस के लिए, उनके बजटिंग के लिए, उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए वो बड़ा अच्छा साबित होता है बिज़नेसेस के लिए। तो हम्म। हम यहाँ बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि इसका किसी भी बिज़नेस के सेक्टर को फ़ायदा होगा। शायद जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज़ हैं, शायद हुकूमत की जो अपनी तिजोरी है पेट्रोलियम लेवी के हवाले से, उनमें शायद कोई इज़ाफ़ी इन्फ्लो शुरू हो जाए। वरना और किसी तीसरी पार्टी को मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि उनका कोई फ़ायदा हो। सर, जिस तरह से आपने लेवी की बात की, इस कानून के मुताबिक भी यही है कि डेली बेसिस पर कीमत तो चले मार्केट तय करेगी, लेकिन पेट्रोलियम लेवी तो अभी भी फाइनेंस डिवीजन ही बदल सकेगा सर। तो इसका मतलब यही है कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल अगर सस्ता भी होता है तो हुकूमत अपना टैक्स या जो लेवी है वो बढ़ाकर अगेन अवाम को फायदा तो नहीं देगी। देखिए, अभी जो फ़ॉर्मूला जिसका क्लेम किया जाता है, अगर अमली तौर पे देखा जाए तो उसका हमारी जो पाकिस्तान के अंदर कीमतें हैं, उसका उसका उन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं बनता। हम्म। जब आलू मंडी में कीमत जो है वो 5% बढ़ती है तो पाकिस्तान में 10% बढ़ा दी जाती है। जब आलमी मंडी में कीमत 10% नीचे आ जाती है तो पाकिस्तान में 2 या 3% जो है वो नीचे लाई जाती है। तो असल ज़रूरत इस चीज़ की है कि कोई साफ़ व शफ़ाफ़ फ़ॉर्मूला जो है उसके साथ पाकिस्तान की कीमतों को नक्की किया जाए। यहाँ पे आप समझिए कि बीमारी दिल की है और इलाज गुर्दों का किया जा रहा है। बीमारी यहाँ पे फ़ॉर्मूले के साथ है और यहाँ पे इलाज ढूँढा जा रहा है कि उसको 1 हफ़्ते में करना है, 2 हफ़्ते में करना है या रोज़ाना की बुनियाद पे करना है। हम्म। और डॉक्टर साहब, ये जब भी मुल्क में पेट्रोल महंगा होता है या इंपोर्ट बढ़ जाती है तो हुकूमत के पास सिर्फ एक ही हल होता है कि किफ़ायत जारी शुरू कर दो। अभी भी हुकूमत ये कह रही है कि किफ़ायत जारी मुहिम जो है उसको बरकरार रखा जाएगा। सर, आप समझते हैं कि सिर्फ यही एक तरीका है चीज़ों को सेटल करने का, या इसके अलावा भी कोई स्टेप्स उठाए जा सकते हैं हुकूमत की तरफ से? देखिए, आलमी मंडी में हमने देखा पिछले कुछ महीनों में जो कीमतें थीं वो बहुत तेज़ी से उनका उतार-चढ़ाव हो रहा था। इस खित्ते के अंदर चाहे वो चीन हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या भारत हो, वहाँ पे हुकूमतों ने ये फ़ैसला किया कि जो आलमी मंडी का उतार-चढ़ाव है, उसका जो असर है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो हमने अपनी डोमेस्टिक मार्केट में नहीं लेके आना। भारत में जो है वो आलमी मंडी का जो उतार-चढ़ाव था, उसका ज़्यादातर जो असर है वो वहाँ की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ की बैलेंस शीट्स के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया। हम्म। जिसमें भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। इसी तरह बांग्लादेश में बहुत बड़ा हिस्सा जो है आलमी मंडी का उतार-चढ़ाव, वो बांग्लादेश पेट्रोलियम की बैलेंस शीट के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया। हम्म। पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया कि आलमी मंडी का जो 100% 100% जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तानी सारिफ के ऊपर मुंतकिल करना है। और प्लस जबकि आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही है, तो उसी बहाने हुकूमत की तिजोरी भी अगर भर ली जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी। अच्छा। तो ये हुकूमत की पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आलमी मंडी का जो असर है, जो उतार-चढ़ाव है, वो कितना अपनी डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर उसको मुंतकिल करना है। सर, दूसरी तरफ कुछ न्यूज़ ये भी हैं कि जो करंट अकाउंट खसारा है, अगर उसकी मैं बात करूं तो सर $649 मिलियन तक चला गया है। और आप नहीं समझते कि इस न्यूज़ के बाद या इस फिगर्स के बाद हमें अपने एक्सपोर्ट्स पर फोकस करना चाहिए? सर, क्या लूप होल्स हैं कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा पा रहे? जी, अब हमारा सवाल दूसरी सेंस में चल निकला है। एक्सपोर्ट को
एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान के अंदर बढ़ नहीं रही, दो बड़ी वजूहात उसकी बड़ी सामने आती। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कन्विंस्ड हूं कि पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है, जो एक्सपोर्टर्स हैं, अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए तो वो दुनिया में किसी भी सेक्टर के साथ जो है वो कम्पीट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बिजली का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हमारे हमसाया ममालिक में बिजली की कीमत जो है वो पाकिस्तान से 1/3 या आधी कीमत होगी, तो हमारे एक्सपोर्टर्स जो हैं वो 40-50 रुपए की बिजली इस्तेमाल करके उनसे कम्पीट नहीं कर पाते। तो पहली तो बिजली की वजह है, और दूसरी बहुत बड़ी वजह जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स की वजह है। पाकिस्तान में जो कंपनीज के ऊपर टैक्स है वो 60-62% तक चला जाता है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्सेशन जो है वो 60-62% तक चली जाती है। तुर्की ने अभी कुछ हफ्ते पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसके ऊपर टैक्स 25% तक था, उसको आधा कर दिया है 12.5% पे। तो आप सोचिए कि वहाँ पे जो कंपनीज हैं जिनको बिजली जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे मिल रही है, टैक्स का रेट जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड पे है, तो फिर तो वो मुकाबला कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन जो हालात पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पे एक्सपोर्टर्स का दूसरे ममालिक से कम्पीट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं लास्टली ये भी पूछना चाहूँगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट सर हमारी क्यों नहीं आ रही है? एफडीआई के बहुत सारे मसले हैं। मुझे याद पड़ता है कि एक SIFC काउंसिल भी बनाया गया था जिस पर गवर्नमेंट ने कहा था कि हर साल 10-15 अरब डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूँ तो सर बामुश्किल 1.5 अरब रुपए आए हैं। सर इसकी क्या रीज़न है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट में समझता हूँ कि दो पहलू। पहला पहलू वो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। अगर कोई बाहर से यहाँ पे आके कंपनी बनाएगा तो आप सोचिए, जैसे मैंने कहा कि उसको 60-62% टैक्स पाकिस्तान में लगाया जाएगा, और अगर वो तुर्किया में जाके कंपनी बनाएगा तो उसको वहाँ 12.5% लगेगा। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि वो जो बैरूनी इन्वेस्टर है वो कहाँ जाएगा। दूसरा पहलू का जो है वो पॉजिटिव पहलू, वो ये है कि कुछ असासाजात पाकिस्तान के पास ऐसे हैं जो नेचुरल एसेट्स हैं, जिसमें कॉपर एक बहुत बड़ा असासा है। अब 2030 में तकरीबन सारा यूरोप जो है वो जीरो एमिशंस पे जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ पे फोकस होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, वहाँ पे फोकस होगा सोलर एनर्जी के ऊपर, वहाँ पे फोकस होगा विंड एनर्जी के ऊपर। और ये सारी चीजें जो हैं, इनकी जो आप सोचिए कि रीढ़ की हड्डी है वो कॉपर है, वो तांबा है, और वो पाकिस्तान को खुदा ने कोई तीसरा या चौथा बड़ा जो जखीरा है तांबे का, वो पाकिस्तान को अता किया है। तो उस सेक्टर में मैं समझ रहा हूँ कि जब हम मूविंग टुवर्ड्स 2030, उस सेक्टर में मुझे महसूस हो रहा है कि बैरूनी इन्वेस्टमेंट जो है वो आएगी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक शॉर्ट सा कमेंट इस चीज़ पे कर दीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जहां पर पाकिस्तान अपनी तरक्की की बात करता है, वहां पर रेकोडेक मंसूबे पर मैं ज़रूर आपसे पॉइंट लेना चाहूँगी। सर अफसोस की बात यह कि जो रेकोडेक है उस पर काफ़ी हद तक काम रुक चुका है, और जो माइनिंग है उसकी तरक्की की रफ्तार बिल्कुल रुक चुकी है। सर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा अब? ये वहाँ पे जो बैरिक गोल्ड है, जो उसकी मैनेजर है, उसने ऐलान किया है कि कुछ 8 या 9 महीनों का डिले आ रहा है। तो वहाँ पे उसकी पहले जो प्रोडक्शन लाइन आनी थी वो 2028 में आनी थी, अब वो 2029 में चली जाएगी। इसकी जो फाइनेंसिंग है दैट्स ऑल इन प्लेस। दुनिया भर से बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, चाहे वो स्वीडन हो, चाहे वो नॉर्वे हो, चाहे वो कनाडा हो, उनका इंटरेस्ट उसके अंदर जो है वो भी कायम है। वो कमिटमेंट भी कर चुकी हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है उसके अंदर। US का जो इन्वेस्टमेंट बैंक हैं उनका बहुत इंटरेस्ट है उस माइन के अंदर। वहाँ पे काम रुका नहीं है, स्लो डाउन हो गया है। और जैसे मैंने कहा कि वो 2028 की बजाय उसकी जो ऑनलाइन क्या तारीख बताई जा रही है, साल बताया जा रहा है, वो 2029। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। आपके शुक्रिया। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होंगे, साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर राशिद नकवी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं, ईरान से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राशिद साहब ज्वाइन करने के लिए। सर, अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कहा जा रहा है कि ईरान पर मुसलसल नवे रोज़ भी जो है शदीद बमबारी की गई है सर, और वो तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि काफ़ी तबाही हो चुकी है ईरान में। सर, MOU के बाद एक बार फिर से हालात कशीदा हो गए, इस वक्त ईरान में क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जंग जारी है और दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से दावे भी हैं और दोनों तरफ से बड़ी बड़ी कामयाबियों के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। और जंग में ऐसे ही होता है, कभी भी जंग के अंदर ऐसे नहीं हो सकता कि वन साइडेड खबरें आए, बल्कि खबरें जब आती हैं तो दोनों तरफ फरीकैन अपने आपको बर्तरी साबित करने के लिए दावे करते हैं। तो अमेरिका की बहरहाल इस वक्त जो ईरान का सरहदी इलाका है, अहवाज है या बंदर अब्बास है, उन इलाकों में ये बुनियादी तौर पे अरब आबादियां हैं यहाँ पे, तो इन इलाकों पे उनके हमले जारी हैं। लेकिन जवाब में हम देख रहे हैं कि बहरीन, कुवैत, उर्दुन, हत्ता सऊदी अरब और UAE पर भी ईरान ने मिसाइल भी दागे हैं, ड्रोन्स भी भेजे हैं और खुद सेंटकॉम ने 4-5 अमेरिकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक भी की है। तो जब 4-5 की इन्होंने तस्दीक किया तो इसका मतलब है कि तादाद मरने वालों की ज्यादा होगी, क्योंकि बैरल सेंसर की वजह से वो पूरी खबर तो नशर नहीं करते। तो आपकी बात सही है, इस वक्त मशरिक़ वस्ता में कशीदगी इंतहा को छू रही है और दोनों तरफ से हमलों का सिलसिला जारी है। और अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो मशरिक़ वस्ता समेत पूरी दुनिया को एक बड़े इक्तिसादी बहरान का सामना करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, MOU के बाद तो हम देख रहे थे कि हालात जो है वो अच्छाई की तरफ जा रहे थे, हल हो रहे थे। तो सर, ये हल होने चाहिए थे और इसी तरह से रहने चाहिए थे। आप नहीं समझते कि इस वक्त जो सिचुएशन है, दोनों फरीकैन को लचक दिखानी चाहिए, ईरान को भी, अमेरिका को भी? देखें, जब MOU साइन हुआ था तो उस वक्त भी माहिरीन यही कह रहे थे कि ये अमेरिका की नेचर के खिलाफ है। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर समझता है और उसकी ख्वाहिश ये होती है कि लोग उसकी डिक्टेशन को कबूल करें। वो बराबरी की बुनियाद पे तो बैठता ही नहीं है। इस जंग में तो वो बहुत मजबूर होके मुज़ाकरात की मेज पे आया और उसने पाकिस्तान के जरिए से ईरान को राजी करने की कोशिश की और सीज फायर हुआ। लेकिन आप देखें कि 8 अप्रैल जो इस्लामाबाद में सेशन हुआ, उससे लेके अभी तक अमेरिका मुसलसल खिलाफ वर्जियां करता चला आ रहा है। जिन बुनियादों पे इब्तिदाई बात हुई थी उसको भी उसने वायलेट किया। मसलन लुबनान पर हमलों की बंदिश का मसला था, सैंक्शंस का खात्मा था, ईरानी एसेट्स को बहाल करना था और अपना हुर्मुज़ के उन्वान से जो ईरान के मुतालिबात थे उन पे अमल दरामद था। लेकिन किसी पे भी अमल नहीं हुआ। MOU के बाद तो वाज़े तौर पे 2 ममालिक के प्रेसिडेंट ने साइन किए हैं, ये मामूली बात नहीं है। या तो अमेरिकी प्रेसिडेंट की कोई हैसियत नहीं है, उसने साइन करके भी जो है वो अपने आप को भी ज़ाया किया है, अपने मुल्क की साख को भी बर्बाद किया है। वरना MOU की उस पे वाज़े तौर पे था कि ईरान जो है वो 60 दिनों तक अपनाए हुर्मुज़ पे इंतजाम ईरान का रहेगा, लेकिन जो रफ्त आमद है वो आज़ाद रहेगी। लेकिन उसने वहां पे वही गड़बड़ की जो बाकी मसाइल में ना लुबनान पे अमल हुआ, ना सैंक्शंस का हुआ। तो खिलाफ वर्जियों का एक तसलसल है कि जो ट्रंप की तरफ से जारी था और उसका नतीजा फिर यही निकलना था। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने बात की सर, MOU की अगर क्लॉज नंबर 5 की हम बात करें, आप समझते हैं कि उस क्लॉज में कोई मुबहम है? दोनों फरीकैन अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं? देखिए, ये कहा जा सकता है, लेकिन उसमें बड़े वाज़े तौर पे ये बात मौजूद है कि उसका इंतजाम व इंसराम ईरान के पास रहेगा, लेकिन कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा, कोई टोल वसूल नहीं किया जाएगा। तो ईरान ने ना टोल वसूल किया है, ना कोई टैक्स आयद किया है, लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ है कि इंतजाम, यानी इंतजाम से असल में समझने की बात यह है कि ये एरिया ईरान का है। ईरान ने जंगी हालात में यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स किए हुए हैं। अगर वो ईरान के साथ हमआहंगी से कोई जहाज वहां से शिप क्रॉस नहीं करेगा तो माइंस फट सकती हैं, किसी और तरह का हादसा पेश आ सकता है। तो बुनियादी तौर पे तो ईरान ने इसलिए कहा था कि इंतजाम हमारे पास रहने दे, हम इसको जिस शिप को गुजरना होगा उसको मखसूस रास्ता बताएंगे, किन रास्तों से गुजरना है, कहाँ पे डीप सी है, कहाँ पे शैलो है, कौन सा इलाका ऐसा है कि जिससे गुजरना ज्यादा सेफ और ज्यादा महफूज है। लेकिन अमेरिका देखें, अमेरिका अपने आप को जंगल का शेर समझता है। वो कहता है चाहे मैं बच्चे दूं, चाहे मैं अंडे दूं, किसी को क्या बनता है कि वो मेरे ऊपर एतराज करे। ईरान इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उसने 40 रोज तक जंग बर्दाश्त, मुश्किलात बर्दाश्त की, अपनी क़ियादत को शहीद करवाया
तो अब इसके बावजूद भी अगर अमेरिका ये चाहे कि वो मनमाने फैसले करते रहे और डिक्टेशन करता रहे, तो उसको तो ईरानी कौम भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और ईरानी मुज़ाकरातकारों पर भी बड़ा प्रेशर है कि वो ईरान अमेरिका के किसी इस तरह के मुतालबे पे जो है वो घुटने टेक दे। ईरान की अवाम और ईरान की हुकूमत, ईरान के नए रहबर, ये सब कहते हैं कि हम अपने वकार पे, अपनी खुद मुख्तारी पे और अपनी आज़ादी पे कोई समझौता नहीं करेंगे। तो मैं समझ ये नतीजा है कि जो हम इस वक्त देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये 9 दिन की जो एक जंग छिड़ी हुई है, सर अमेरिका ने क्या लूज किया है और ईरान ने क्या अचीव कर लिया है? इसकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो मुश्किलात की लपेट में आ रही है। देखिए, लूज और गेन करना तो जंग के आखिर में अंदाजा होता है कि क्या हुआ। इस वक्त तो अमेरिका को पूरी दुनिया के अंदर फिर एक दफा मुखालफतों का सामना है। और आपने कल देखा कि जब वहां पे फुटबॉल के फाइनल में जब डोनाल्ड ट्रंप ट्रॉफी देने के लिए आए तो कितनी वोटिंग हुई उनके खिलाफ, कितने उनके खिलाफ नारेबाजी हुई, लोगों ने उनको गालियां तक दी। ये सारा इंटरनेशनल मीडिया ने इसको बयान किया है। तो सबसे बड़ा लॉस जो अमेरिका कर रहा है या डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, वो अमेरिका की साख है कि जो एक सुपर पावर के उन्वान से उसकी इज्जत और एहतराम था, अब तो दाव पे लग चुका है कि 40 दिन में भी वो कुछ नहीं बिगाड़ सका। अभी 9 दिनों में भी उसने क्या कर लिया ईरान का? ठीक है, 4 पानी साफ करने के जो कारखाने थे उनको तबाह कर दिया, कुछ 10-15 पुल उड़ा दिए, कुछ 15-20 शहरी उसने शहीद कर दिए। क्या उसको नेट रिजल्ट तो कुछ भी नहीं मिला। अल्ता ईरान सर्वाइवल की जंग है। ईरान तो जो दिफा करेगा, तो मैं समझता हूँ वो दिफा अगर कामयाब है, और अभी तक अमेरिकन को जरूरत नहीं हुई कि वो अपने फौजी उतार सकें, तो इस लिहाज से ईरान ने तो ये किया है। और अमेरिका ने क्या मकासद हासिल किए हैं वो दुनिया के सामने। अच्छा डॉक्टर साहब, अब्बास इराक़ची साहब ने कहा था कि जंग से पहले अमेरिका से मुज़ाकरात का जो फैसला था वो किसी एक फर्द का नहीं था, बल्कि पूरी रिजीम का था, पूरी ईरानी रिजीम का। लेकिन सर, अली ख़ामनेई सुप्रीम लीडर के जनाजे में हमने देखा कि ईरान के अंदर भी इस तरह के सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं कि वहाँ पर कुछ फ्लैग्स भी हमने देखे जिन पर इंतकाम लिखा हुआ था और बदला लिखा हुआ था। तो सर, इस वक्त ईरान की अवाम के सेंटिमेंट्स क्या हैं? क्या सब एक पेज पर हैं या कोई इख्तिलाफात है? देखिए, इन दो चीजों में तजाद नहीं है। ईरानी अवाम का जो मुतालबा, ईरानी हुकूमत का मुतालबा, इंतकाम का मुतालबा अपनी जगह पे मौजूद है। जंग बंदी की शरायत, उस पे अबनाए हुर्मुज़ हो या बाकी मसाइल पे जो MOU साइन है, MOU भी बुनियादी तौर पे मुज़ाकरात के लिए एक फ्रेमवर्क होता है या उसको रोड मैप होता है, वो मुआहिदा नहीं होता है MOU। तो इस तनाज़ुर में ईरानी अवाम का मुतालबा यही है, इसरार है उनका, और उनके करोड़ों लोगों ने एक बार फिर इस बात का इजहार किया है कि वो अपने शहीद, अपने कायद, अपने रहबर को हरगिज़ फरामोश नहीं करेंगे, उनके कातलों को माफ नहीं करेंगे, अपने जो फौजी उनके और बड़ी शख्सियात शहीद हैं उनके खून को वो उसका सौदा नहीं करेंगे। ये अवाम का मुतालबा है। और मैं समझता हूँ कि ये मुतालबा इसलिए भी जायज है कि ये सिलसिला तो ट्रंप ने खुद शुरू किया। जब उसने खुद ये रास्ता खोला है किसी मुल्क के सरबराह को कत्ल करने का, तो ये रास्ता तो फिर व्हाइट हाउस तक भी पहुंच सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान एक बार फिर से सालिसी के लिए कोशिश कर रहा है। सर, आप क्या समझते हैं? जैसे आपने कहा कि ये MOU जो है ये मुआहिदा नहीं होता, तो सर क्या अब नए स्टेप्स उठाने चाहिए? कौन से ऐसे ठोस इकदामात हो सकते हैं? क्योंकि बार बार हम देखते हैं कि मुज़ाकरात भी होते हैं, फिर वो कामयाब होने की खबरें भी आती हैं, MOU भी साइन हो जाता है, फिर अगेन लड़ाई छिड़ जाती है और उसकी वजह से पूरा खिता उसकी लपेट में आ जाता है। तो ऐसे ठोस इकदामात कौन से अब उठाने चाहिए? एक बार फिर पाकिस्तान फ्रंट लाइन पे आ गया है। देखिए, पाकिस्तान की कोशिशें अपनी जगह पे, वो एक फैसिलिटेटर के तौर पे मुमकिन है कुछ इब्तदाई चीजें कर सकें, लेकिन कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना पाकिस्तान से मुझे नजर आता है होता हुआ और ना कतर से। इसमें जब तक बड़ी ताकतें चाइना, रशिया और सिक्योरिटी काउंसिल और तमाम अरब ममालिक, तमाम इस्लाम ममालिक अगर एक मुतहदा एक अपना एक मौक़िफ़ पेश करें, तो फिर शायद डोनाल्ड ट्रंप पे और अमेरिका पे प्रेशर बनेगा। इस तरह के छोटी मोटी कोशिशें, इससे मुमकिन है चंद दिन के लिए फिर जंगबंदी हो जाएगी और फिर उसके बाद दोबारा ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। कि अमेरिका को जिस तरह की शिकस्त का सामना है, उस शिकस्त को फतह में बदलने के लिए वो पैंतरे बदल बदल के हमले करते रहेगा। उसके लिए ना कोई MOU की कोई हैसियत है, ना किसी मुआहदे की जरूरत है, ना किसी मीडिएटर का कोई किरदार उसके सामने आ। उसकी साख जो है वो जिस बुरी तरह डैमेज हुई है, वो उसको रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिसे कहते हैं कि वो एक दलदल में फंस गया है और जितना हाथ पांव मारा है मजीद उस दलदल के अंदर फंसता चला जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राशिद नकवी, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ईरान का, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान ईमान नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।